बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरी वेबसाइट www.biologyextra.com पर विजिट करें और वहां पर नीट, जीके तथा मेडिकल बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज अपडेट किए गए हैं, उन्हें जरूर देखें। ये आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जरूर विजिट करें और जरूर देखें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं समसूत्री कोशिका विभाजन की, माइटोसिस सेल डिवीजन की। माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लें हम। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक सेल के बराबर होती है। ऐसा सेल डिवीजन जिसमें बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या अपने जनक सेल के बराबर होती है, समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक सेल के बराबर होती है, समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। या इसको हम ये कह सकते हैं, कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों के द्विगुणन के पश्चात, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों के द्विगुणन के पश्चात केंद्रक का विभाजन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों के संख्या के बराबर होता है, उसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। समसूत्री कोशिका विभाजन को समझने के लिए यहां पर समझ लीजिए कि ये एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड हो या चाहे वो हैप्लॉइड हो, यह विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाया है और इन दोनों कोशिकाओं में आप देख रहे हैं कि गुणसूत्रों की संख्या जो है 2n है, डिप्लॉइड है, जो कि अपने जनक के बराबर है। यहां पर ये n भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, पेरेंट सेल्स और जो डॉटर सेल्स है, इस डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक के बराबर है। इस कारण से यह कोशिका विभाजन कैसा है, समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन को सबसे पहले स्ट्रासबर्गर के द्वारा 1870 में पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स के अंदर इसको देखा था। जंतु कोशिकाओं में देखने का श्रेय डब्ल्यू फ्लेमिंग 1882 को जाता है, जिन्होंने इसे सबसे पहले प्लांट सेल्स में देखा, एनिमल सेल्स में देखा था और इसके लिए माइटोसिस शब्द का यूज किया था। एक्चुअल में माइटोसिस शब्द की बात करें तो माइटोसिस शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द माइटोस से मिलकर बना है और माइटोस का मतलब होता है थ्रेड या धागा, और केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना क्या होती है, गुणसूत्र होता है। तो फ्लेमिंग के द्वारा माइटोसिस शब्द का यूज गुणसूत्रों के लिए किया था, गुणसूत्रों के विभाजन के लिए किया था। समसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो दैहिक कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, और इस प्रकार के विभाजन के द्वारा ही कोई जीव अपने आकार में अपनी वृद्धि करता है। उसका आकार, कोशिकाओं की वृद्धि जो है इसी विभाजन के द्वारा होती है। तो यहाँ पर स्पेशली आपको क्या ध्यान रखना है कि यह सोमेटिक सेल्स में होता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है। अगर इसकी मेथड्स की बात करें तो माइटोसिस सेल डिवीजन को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है इंटरफेस, या जिसको हम तैयारी अवस्था कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, जहां पर कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तैयारियां की जाती है। वहीं पर दूसरा जो इसका फेज है, जिसको हम एम फेज कहते हैं, या जो वास्तव में विभाजन की अवस्थाएं होती है और जहां पर कोशिकाएं विभाजित होकर 1 से 2 या 2 से 4 बनती है। एम फेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस ऐसा विभाजन जिसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है, 4 सब फेजेस में बांटा जा सकता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कौन कौन से कैरियोकाइनेसिस को कितने भागों में बांटा गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन की जो मेथड्स है वो क्या होगी। चलिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहली जो प्रावस्था आती है वो है इंटरफेज, है ना। इंटरफेज क्या होता है, इसको डायग्राम को अगर आप देखें
तो डायग्राम के आधार पर हम आसानी के साथ स्पष्ट कर सकते हैं कि इस प्रावस्था में केंद्रक का जो आकार होता है वह बड़ा हो जाता है, और केंद्रक के आकार के बड़े होने के साथ साथ जो कोशिका है, कोशिका का आकार भी बड़ा एवं स्पष्ट हो जाता है। तो पहला लक्षण क्या दिखाई देता है इंटरफेस केंद्रक का, कि उसके केंद्रक के साथ साथ कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है। दूसरी बात, जहां पर जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, जिन क्रोमेटिन तंतु जो है वो विस्तृत, लंबे, पतले और कुंडलित रूप में दिखाई देते हैं। ये कैसे दिखाई देते हैं? लंबे, पतले और कुंडलित रूप में दिखाई देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण लक्षण जो दिखाई देता है वो इसमें केंद्रिका जो है वो काफी स्पष्ट दिखाई देती है। केंद्रिका कैसे हो जाती है? काफी स्पष्ट दिखाई देती है। क्योंकि इंटरफेज अवस्था प्रिपरेटरी फेज होती है, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तैयारियां करती है। इस कारण से इसका जो मेटाबॉलिक रेट है वह मेटाबॉलिक रेट अधिक होता है। इसके साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण हो जाता है। साथ ही इसमें राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक एंजाइम का संश्लेषण होता है, और डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो चुका होता है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो किस में दिखाई देते हैं? इंटरफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। ठीक है ना? तो इंटरफेज अवस्था क्या है भाई? इंटरफेज अवस्था एक प्रिपरेटरी फेज है जहां पर कोशिका का केंद्रक विभाजन के लिए आवश्यक तैयारियां करता है। ठीक है? और इंटरफेज अवस्था कब आती है? दो क्रमिक विभाजनों के बीच की अवस्था इंटरफेज कहलाती है। भाई इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उसका अध्ययन नहीं किया है, उसे नहीं देखा है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे वहां से जरूर देखें। चलिए, इंटरफेज के बाद कौन सी अवस्था आती है? एम फेज, है ना? एम फेज वास्तव में केंद्रक का विभाजन यहीं से शुरू होता है, और एम फेज में सबसे फर्स्ट आती है कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहली प्रावस्था होती है प्रोफेज प्रावस्था या पूर्वावस्था। अगर हम प्रोफेज की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और फेजिस। प्रो का मतलब होता है बिफोर और फेजिस का मतलब होता है अपीयरेंस, अर्थात सबसे पहले दिखाई देने वाली अवस्था। अगर हम इस अवस्था की बात करें तो इसमें बहुत सारे लक्षण हमको दिखाई देते हैं। हम इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अगर हम प्रारंभिक प्रोफेज की बात करें तो यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके केंद्रक का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो स्पष्ट दिखाई देता है, केंद्रिका स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये जो केंद्रक कला है, ये केंद्रक कला धीरे धीरे करके कैसी होने लग जाती है? विलुप्त होने लग जाती है, और इस विभाजन के अंत तक पूरी तरह से कैसी हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसकी जो केंद्रिका है, ये केंद्रिका भी धीरे धीरे करके जो है ये विलुप्त होने लग जाती है और अंत में पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। ठीक है? यहाँ पर सबसे पहला लक्षण क्या देखा? देखिए हमने, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एवं न्यूक्लियस धीरे धीरे करके कैसे होने लग जाते हैं? विलुप्त होने लग जाते हैं। ठीक है? इसके साथ साथ हमने एक और चीज क्या बात किया, इसका जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस भी धीरे धीरे करके विलुप्त होने लग जाता है और अंत में विलुप्त हो जाता है। इसके जो गुणसूत्र होते हैं स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसके पहले तक कैसे दिखाई दे रहे थे? ये लंबे पतले धागे नुमा संरचना के रूप में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अवस्था आगे की ओर बढ़ती जाती है, ये क्रोमेटिन तंतु जो है वो कंडेंस्ड होना शुरू हो जाते हैं, और कंडेंस्ड होकर स्पष्ट रूप से गुणसूत्र के रूप में ये दिखाई देते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये क्रोमेटिड से बने होते हैं, जो एक बिंदु पर आपस में जुड़े दिखाई देते हैं। जिस बिंदु पर आपस में जुड़े दिखाई देते हैं उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज की अगर हम बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और फेजिस। प्रो का मतलब है बिफोर और फेजिस का मतलब है अपीयरेंस, अर्थात सबसे पहले शुरुआत में दिखाई देने वाली प्रावस्था। अगर हम इसकी बात करें, प्रोफेज अवस्था की बात करें, तो प्रारंभिक प्रोफेज अवस्था में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो स्पष्ट होता है, न्यूक्लियोलस स्पष्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे करके विलुप्त होने लग जाती है। इसका जो
न्यूक्लियोलस है वो भी धीरे धीरे करके विलुप्त होने लग जाता है, और इस अवस्था के अंत तक जो है ये दोनों पूरी तरह से कैसे हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। पहली बात, क्या क्या विलुप्त हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाती है, न्यूक्लियोलस विलुप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, अब तक जो गुणसूत्र लंबे पतले धागे के रूप में दिखाई देते थे, विस्तृत रूप में दिखाई देते थे, डिफ्यूज कंडीशन में होते थे, अब ये कंडेंस्ड हो जाते, क्योंकि प्रोटीन का आवरण इनके चारों ओर इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे ये क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाते हैं और ये गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। और ये जो गुणसूत्र है वो क्रोमेटिड से बने होते हैं, दो अर्ध भागों से मिलकर बने होते हैं, और ये दोनों अर्ध भाग एक ही स्थान पर आपस में जुड़े होते हैं, जिसको कि सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो दूसरी बात क्या समझ में आई कि गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये मध्य रेखा की ओर जाने लग जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि जो कोशिका है, कोशिका के जो अपोजिट भाग है वो क्या कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं या पोल कहलाता है, जबकि इसका मध्य वाला जो भाग है मध्य तल या इक्वेटर कहलाता है। अगर यही कोशिका, हम चूंकि हम यहाँ पर पूरी की पूरी बात कर रहे हैं जंतु पादप कोशिका की, यदि जंतु कोशिका है तब ऐसी अवस्था में यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल है, इसका जो सेंट्रियोल है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, और दो भागों में विभाजित होकर अपोजिट पोल की ओर जाने लग जाते हैं। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने बात की कि सेंट्रियोल के, ये सेंट्रियोल कैसा होगा, ये अपोजिट पोल की ओर चली जाएगा। यहाँ पर जंतु कोशिका की बात करें, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से ये इस प्रकार से जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो है ये जाकर किससे जुड़ेंगे, सेंट्रोमियर वाले भाग से जाकर जुड़ जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं ये घटनाएं कहां पर होती है, प्रोफेज अवस्था में। चलिए अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटा शब्द जो है उसका अर्थ होता है बिटवीन, अर्थात इस प्रावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि गुणसूत्र जो है वो मध्य में आ जाते हैं, इक्वेटर पर आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रावस्था में न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुणसूत्र जो है वो मध्य रेखा पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जब गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि चूंकि गुणसूत्र क्रोमेटिड से मिलकर बने हैं और दोनों क्रोमेटिड आपस में एक स्थान पर जुड़े होते हैं, जिसको कि सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो इसका जो क्रोमेटिड वाला जो भाग है वो अपोजिट पोल की ओर होता है, ये वाला जो भाग है ये किस ओर होता है, अपोजिट पोल की ओर होता है, जबकि इसका जो सेंट्रियोल वाला जो भाग है वो इक्वेटर पर होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कहां से जुड़े रहते हैं, गुणसूत्रों के साथ जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर के साथ आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो मेटाफेज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि गुणसूत्र मध्य भाग में आ जाते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज, एना का मतलब होता है अप और आफ्टर। एनाफेज की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जो गुणसूत्र हैं वो पोल्स पर आ जाते हैं। अब पोल्स पर कैसे आते हैं, पोल्स पर कैसे पहुंचते हैं, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, जबकि जो सेंट्रोमियर वाला भाग जो है मध्य भाग में होता है। अब सेंट्रोमियर से जुड़े हुए तरकु तंतु में क्या होता है, धीरे धीरे करके जल की कमी के कारण एक खिंचाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और खिंचाव उत्पन्न होने की वो कारण ये तंतु सेंट्रोमियर को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं, और जब अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं तो सेंट्रोमियर कैसा होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, और दो भागों में बढ़ जाने की वजह से एक गुणसूत्र जो अर्ध क्रोमेटिड से मिलकर बना है, ये दोनों क्रोमेटिड जो है एक दूसरे के साथ कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे करके जो है वो अपोजिट पोल की ओर जाने लग जाते हैं, और एनाफेज के अंत तक ये अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। और जब अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर एक गुणसूत्रों का समूह उपस्थित हो जाता है। इसके पश्चात इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो एस्ट्रल रेस हैं, ये धीरे धीरे करके विलुप्त होने लग जाती है और अंत में पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं टीलोफेज की। टीलोफेज ये जिसको अंत्यावस्था कहा जाता है, इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि गुणसूत्रों के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है तथा न्यूक्लियोलस का निर्माण भी हो जाता है। इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस अवस्था की सबसे बड़ी बात यह है कि गुणसूत्रों के चारों ओर किसका निर्माण हो जाता है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है और साथ ही न्यूक्लियोलस या केंद्रिका का निर्माण भी हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझे तो हम क्या समझते हैं कि दोनों ध्रुवों पर उपस्थित गुणसूत्रों के डीएनए का जलापठन हो जाता है और गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं, लंबे पतले धागों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, गुणसूत्रों पर उपस्थित कुंडलियां समाप्त हो जाती है जिससे कि ये वापस कैसे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, ये इस प्रकार से ये क्रोमेटिन जाल के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही देखिए इनके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या बन जाता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके इनके बीच में पाए जाने वाले जो तर्कु तंतु है वो तर्कु तंतु कैसे हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। अब एक ही कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस बने हुए दिखाई देते। तो आपने देखा इंटरफेस को देख चुके हैं, इसके अलावा आपने कैरियोकाइनेसिस के बारे में जान लिए। कैरियोकाइनेसिस में आपने कौन से स्टेज का अध्ययन किया, प्रोफेज का, मेटाफेज का, एनाफेज का और टीलोफेज का। प्रोफेज में क्या होता है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाते हैं, गुणसूत्र जो है लंबे पतले धागों से गुणसूत्र के रूप में कंडेंस होकर गुणसूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस कैसी हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जब मेटाफेज में आते हैं तो गुणसूत्र पूर्णतः स्पष्ट दिखाई देते हैं और ये जो गुणसूत्र है मेटाफेज अवस्था में मध्य पर आ जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता मध्य पर आ जाना होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एनाफेज की, एनाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र जो है वो दो भागों में बंटकर क्रोमेटिड में बंटकर ध्रुवों की ओर पहुंचने लग जाते हैं। जबकि टीलोफेज के अंत तक क्या हो जाता है, टीलोफेज के अंत तक दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। अब हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है भाई, कोशिका के केंद्रक के विभाजन के पश्चात, कोशिका के केंद्रक के विभाजन के पश्चात साइटोप्लाज्म का पुत्री कोशिकाओं में समान रूप से वितरित होना ही साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अर्थात कोशिका द्रव्य का दो भागों में विभाजित होना क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। और प्लांट सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया है वो सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट के फॉर्मेशन के साथ शुरू होती है। ठीक है, और ये जो है मेटाफेज अवस्था में प्रारंभ होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो कोशिका है, कोशिका के मध्य में जो है वो किसका फॉर्मेशन होने लग जाता है, फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट का निर्माण होता है। अगर हम सेल प्लेट की बात करें तो जनरली इसका जो फॉर्मेशन है वो मध्य से प्रारंभ होता है, मध्य से प्रारंभ होता है और ये परिधि की ओर जाने लग जाता है और अंत में ये जो है पूरी तरह से परिधि की ओर चले जाता है। और जब ये पूरी तरह से परिधि की ओर चले जाता है तो इसके चारों ओर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, अन्य पदार्थों का निर्माण हो जाता है और निर्माण होने के पश्चात जो है ये मिडिल लेमिला में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार से ये जो कोशिका है एक कोशिका से दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि साइटोकाइनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका जो है वो कितने कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये जो कोशिका है एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाना ही साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब चलिए हम देखते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर आप बात करते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन के महत्व की तो समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसी विभाजन के द्वारा शरीर की वृद्धि एवं विकास संभव होता है। इसी विभाजन के द्वारा ही शरीर में वृद्धि एवं विकास संपन्न होता है। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इस विभाजन के द्वारा सेल्स में डीएनए एवं आरएनए का जो संतुलन है वो बना हुआ रहता है। अर्थात डीएनए तथा आरएनए का संतुलन बनाए रखने में यह विभाजन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चौथी बात करें, यदि कोई कोशिका द्विगुणित है तो इस कोशिका विभाजन के द्वारा बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वो भी कैसी होगी, द्विगुणित होगी। अर्थात जहां पर
एक द्विगुणित कोशिका से अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण दूसरी द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। एक और महत्व की बात कर ले कि इस विभाजन के द्वारा अनुवांशिकता के वाहक या जीन का समान रूप से वितरण होता है। ठीक है, जीन का कैसा होता है? समान रूप से वितरण होता है। को समाप्त करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समसूत्री कोशिका विभाजन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को समसूत्री विष कहा जाता है, माइटोटिक पॉइजन कहा जाता है, जैसे मस्टर्ड गैस, कोल्चिसिन, न्यूक्लियस एंजाइम। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो माइटोसिस सेल डिवीजन में बाधा उत्पन्न करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना एवं शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए सेल डिवीजन के साथ।